respected faculty members, students, a very good afternoon to all of you. आज का ये सेशन आईपी अवेयरनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिगार्डिंग है. दिस सेशन इज ब्रॉट यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने NIPAM के मिशन की शुरुआत करी है. NIPAM नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, जिसके तहत स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा जाके वी आर स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ आईपी के बारे में जानकारी देना, आईपी के कितने प्रकार हैं, आईपी होता क्या है. ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अंडर दिस सेशन. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे. Myself Harsh Dubey, I am examiner of patent and design. I am also working as an EPAM officer at Patent Office, Mumbai. So this session, as you can see, basic knowledge of intellectual property rights. आपको कोई हार्ड एंड फास्ट साइंस नहीं समझाई जाएगी, जस्ट एक बेसिक समझाया जाएगा कि आईपी राइट्स होते क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी क्या हैं, आप लोग कैसे डिफरेंट आईपी में अपना योगदान दे सकते हैं, और आप लोगों के लिए जानना जरूरी क्यों है आईपी के बारे में, आईपीआरस के बारे में. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट प्रॉब्लम डू यू फाइंड इन दिस क्वेश्चन. कोई बता सकता है? All I asked was, can I patent my copyrighted trademark? And can any one of you tell what is the problem in this question? All I asked, can I patent my copyrighted trademark? पहले से ही कॉपी किया हुआ है. अच्छा, और इनके अलावा किसी को कोई समस्या नहीं लग रही ना? तो डेफिनेटली आपको इस सेशन की जरूरत है. All I asked was, can I patent my copyrighted trademark? कई बार हमको कंफ्यूजन रहती है कि हम पेटेंट किस चीज़ का करवाएं, ट्रेडमार्क किस चीज़ का करवाएं, कॉपीराइट किस चीज़ की करवाएं, डिज़ाइन के अंदर क्या आता है. कई बार लोग अपने स्टाइल को बोलते हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट में बैटिंग करते हैं तो इसका पेटेंट करा लो, बहुत अच्छी वॉकिंग स्टाइल है इसका ट्रेडमार्क करा लो. सो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी हम समझ पाएँ, इसके लिए आज के सेशन का हम शुरू करते हैं. अभी पेटेंट आईपी का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 जनवरी 2023 की मन की बात में बोला था कि आने वाला जो डेकेड है उसको डेकेड का टर्म दिया गया था, टेक्नोलॉजी का डेकेड. मुझे विश्वास है कि भारत के डेकेड का सपना हमारे इनोवेटर्स और उनके पेटेंट के दम पर जरूर पूरा होगा. सो आईपी का इंपॉर्टेंस आपको इनकी मन की बात से ही झलक रहा होगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या देश को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में आईपी का कितना योगदान है. चलिए, सो वी विल बिगिन विद द सेशन. आईपी के पहले आप लोग से मैं जानना चाहूँगा कि आप प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी. आप में से कोई बता सकता है प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी सबके पास कुछ ना कुछ तो होगी. जमीन जायदाद, हाँ, और एसेट्स. ओके, सो हाँ, बहुत बढ़िया. कोई भी ऐसी चीज जिसकी कुछ वैल्यू. प्रॉपर्टी इज अ सिस्टम ऑफ राइट्स जो कि एक लीगल कंट्रोल देता है वैल्यूएबल थिंग्स का. मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, मेरे लिए वो चीज वैल्यूएबल होती है, तो मैं उसको जाके खरीदता हूँ. अब इट कैन बी एनी एसेट, जमीन जायदाद भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, इसे पेन पेंसिल दे रखा है वो भी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है. तो अगर मैं सिंपली बोलूँ तो एनीथिंग और ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग टू समबडी. कोई प्रॉपर्टी मेरी है, ये मैं कैसे सिद्ध कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने, अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है, मैंने किसी दुकान पर गया, उसको पैसे दिए, उसने मेरे को वो चीज़ दी, पैसा एक्सेप्ट कर रहा है वो, इसका मतलब वो मेरी तरफ से एक चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे अपनी चीज़ का कंट्रोल दे रहा है. जमीन जायदाद की बात होती है, हम पेपर साइन करते हैं, पेपर से एक लीगल कंट्रोल देता है हमको कि हाँ, कल को कोई हमसे क्वेश्चन करे तो मैं उसको पेपर्स दिखा सकूँ. हाँ, फॉर एग्जांपल इस कॉलेज की ज़मीन है, ये इस कॉलेज की प्रॉपर्टी है, जिसपे ऑडिटोरियम बिल्ट है. मैं इसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी ज़मीन है, बिकॉज द मैनेजमेंट विल हैव द पेपर्स. ओके, सो एक लीगल कंट्रोल प्रॉपर्टी देता है आपको वैल्यूएबल थिंग्स का. अभी ये व्हीकल्स आप लोग पहचान पा रहे हैं? Yes, sir. कौन कौन से? ऊपर वाला Activa. वेन्यू. Scooter. ठीक है.
मैं पल्सर का एक एग्जांपल लेता हूँ और इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग सम काइंड ऑफ आईपी को जानने की कोशिश करते हैं। पल्सर है, पल्सर का एक कौन सा मॉडल है? 150 सीसी का मॉडल है, ठीक है। 150 सीसी का मॉडल आपको यहाँ बाहर पार्क हुआ दिख जाएगा, आप रोड पे जाएंगे आपको दिखेगा, आप सिटी में देखेंगे, भोपाल में देखेंगे, इंदौर, ग्वालियर, दिल्ली, कहीं भी देखेंगे 150 सीसी का मॉडल आपको एज इट इज दिखेगा, है ना। एक्टिवा का भी 5G का ये मॉडल है, आपको एज इट इज दिखेगा। वेन्यू का जो नया मॉडल आया है आपको एज इट इज दिखेगा। तो क्या ऐसा कारण है कि चीजें आपको एज इट इज दिख रही है? 150 सीसी का मॉडल इस तरीके का, 180 कुछ और तरीके का, 220 सीसी अलग तरीके का। कंपनी ने इसको सोच के इन मॉडल्स को लॉन्च किया है ना। आपके दिमाग में एक इंप्रेशन है कि अगर ये फोटो आपको दिख रही है तो ये 150 सीसी का ही मॉडल है, क्योंकि ये उसकी बनावट है। एक्टिवा का ये जो मॉडल है उसकी ये बनावट है। तो ये बनावट से आप किसी चीज़ को देख के पहचान पाए कि ये पल्सर है, एक्टिवा है, या फॉर इंस्टेंस ये बाइक है, ये स्कूटी है, वो स्कूटर है, वो उसका डिज़ाइन कहलाता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। डिज़ाइन जो कि आप देख के पहचान सकें, फर्क कर सकें कि ये चीज़ ये है या ये मॉडल ये है। दिस विल कम अंडर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब अगर आप इसको देख कर ना पहचान पाओ तो एटलीस्ट आप इसके नाम पढ़ के तो पहचान लोगे कि इसमें क्या लिखा है, पल्सर, इसमें लिखा है एक्टिवा, उधर लिखा है वेन्यू। अभी पल्सर जैसे आप सबका एक यूनिक नेम है, इस ब्रांड का नेम है पल्सर, है ना। बजाज के कई सारे ब्रांड्स आते हैं, वन ऑफ इट्स ब्रांड इज पल्सर। आपको वो एज इट इज लिखा दिखा रहेगा, है ना, कर्सिव राइटिंग में PULSAR। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पल्सर का P आपको बड़ा दिखेगा, ULSAR छोटा दिखेगा। एक पर्टिकुलर तरीके से वो लिखा गया है। तो ये कहलाता है उसका ब्रांड का नाम, उसका ट्रेडमार्क, जिस पहचान से वो मार्केट में जाना जा रहा है, जिस पहचान से लोगों के मन में उसकी छवि है। तो बनावट, उसकी डिजाइन और उसका जो नाम है ब्रांड का, वो उसका ट्रेडमार्क। अब बाइक और स्कूटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? बाइक और स्कूटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? उसकी वर्किंग टेक्नोलॉजी का। एक गियर सिस्टम पे वर्क करता है, एक गियरलेस टेक्नोलॉजी। स्कूटर और बाइक में क्या फर्क था? स्कूटर में हैंड के माध्यम से गियर को अपडेट करते थे, इसमें हम पैरों के माध्यम से करते हैं। यानी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज है। जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है प्रोडक्ट या प्रोसेस में, जो भी उसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है, वो पेटेंट्स के अंदर आता है। बनावट, उसकी डिजाइन, नाम, उसका ट्रेडमार्क, और वो कैसे काम कर रहा है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो मोटा मोटा तौर पे बोला जाए तो पेटेंट्स के अंदर आएगा। अभी आप गाड़ी खरीदोगे या मतलब कार खरीदो, बाइक खरीदो, कुछ भी खरीदो, आपको उसका मिलता है यूजर मैनुअल, इसको कैसे ऑपरेट करना है, इसकी गारंटी वारंटी क्या है, इसको कब सर्विसिंग करवाना है, कुछ ना कुछ के बारे में लिखा रहता है। ऑल द रिटन वर्क कॉपीराइट्स के अंदर आता है, जो कि उस ब्रांड को डिस्क्राइब कर रहा है। बजाज की एक वेबसाइट होगी, बजाज की वेबसाइट के नीचे आप देखेंगे या किसी भी वेबसाइट के नीचे आप देखेंगे C बना रहता है कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, कॉपीराइट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? हाँ, एक बेसिक की डिजाइन क्या, ट्रेडमार्क क्या, पेटेंट क्या, कॉपीराइट्स क्या। अब ये सारे ब्रांड्स पहचानिए आप। ये काय का है? मैगी। सब ऐसा आता है। ये इलेक्ट्रिक ओला का ही व्हीकल है। ये ATM का, ये MG आईफोन, हाँ ये मैगी का है। तो इनमें से एक भी ब्रांड में उसका नाम नहीं लिखा है, उसके बारे में नहीं बताया गया है, आपने बस देख के पहचान पा रहे हो कि क्या चीज किस ब्रांड की है। तो ये इम्पैक्ट आईपी का आपके दिमाग पे होता है कि केवल एक चित्र दिखाया जा रहा है और आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये चीज क्या है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईपी। अब आईपी होता क्या है? आईपी रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ माइंड। जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर ने बताया बुद्धि से आती है। क्रिएशन ऑफ माइंड, प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद किसी के पास कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा कहेगा कि इसके पास दिमाग नहीं है? कौन कहेगा? आई गेस माइंड सबके पास होता है, ठीक है। सो एवरीवन ऑफ यू हैज योर यूनिक माइंड। तो माने प्रॉपर्टी भले कम ज्यादा किसी के पास हो, लेकिन आईपी क्रिएट करने की संभावना आप सभी में है। IP refers to creation of mind, such as inventions, literary, artistic work, designs, symbols, names used in commerce. ये इसकी definition है। ये चारों चीजें मैंने आपको बताई।
इन्वेंशंस के बारे में मैंने समझाया, आर्टिस्टिक वर्क के बारे में समझाया, डिजाइंस और सिंबल्स, नेम्स एंड इमेजेस यूज्ड इन कॉमर्स। अब आईपी का एक कानून होता है, आईपी के तरह तरह के कानून होते हैं जिसके तहत आपका क्रिएशन प्रोटेक्ट होता है। इट अराइजेस फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट। आपके पास दिमाग है, आप उससे आईपी क्रिएट कर सकते हैं। अब ये होते हैं टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये चार के बारे में हमने सीखा अभी। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन, SICLD। इंटीग्रेटेड सर्किट पता आप लोगों को क्या रहते हैं? छोटे छोटे ग्रीन या ब्लू कलर के चिप्स पे अपन देखते हैं ना कि कुछ कुछ कंपोनेंट बने रहते हैं, PCB वगैरह। तो उन सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, GI टैग क्या रहता है, पता है किसी को? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी क्षेत्र की विशेषता। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई प्रोडक्ट पाया जाता है जो उस रीजन की खासियत रहती है, उसको हम GI की प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स के मतलब कोई भी ब्रांड का जो यूनिक USP रहता है, मान लीजिए कोका कोला का एक पर्टिकुलर फ्लेवर है, तो वो फ्लेवर उसके एक सीक्रेट फार्मूला के कारण आ रहा है। तो वो जो चीजें हैं, मैगी का टेस्ट रहता है, वो आपको दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलेगा। ये चीज ट्रेड सीक्रेट्स में कवर होती है। तो दीज आर वेरियस काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। अब आईपी का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, मान लीजिए मैंने एक पेन बनाया। अभी तक के पेन का क्या सिस्टम है कि आपने परचेज किया पेन, अलग अलग कलर के पेन आते हैं, आप लिखते हो, इंक खत्म होती है, पेन को आप डिस्पोज कर देते हो। अब मैंने एक ऐसा पेन बनाया जो कि मेरे ब्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कनेक्टेड है। कुछ ना कुछ मैंने सेंसर का डिमांड किया, जो पेन में लगाया मैंने, मेरे मन में जो चीज़ आए वो पेन उसको तुरंत पेपर पे उतार दे। अभी ऐसा पेन तो मार्केट में अवेलेबल है नहीं अभी तक। और अगर ये पेन मार्केट में आ गया तो सबसे ज़्यादा फायदा आप लोगों का होगा। एग्जाम्स वगैरह में आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, बस सीधे बोल दो, पेन लिखता जाएगा मन मन से, है ना। सो मैंने देखा कि एक मार्केट है इस चीज़ का कि अगर मैं इस पेन को लॉन्च करता हूँ या इस पेन पर मैं रिसर्च करता हूँ, सो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे मुझे बहुत फायदा होगा। सो मैंने 10-20 साल का अपना पूरा टाइम उस पेन को बनाने में दिया। फाइनली एक वर्किंग मॉडल मैंने जनरेट किया। अब जब मैं वो पेन मार्केट में लाता हूँ तो क्या मुझे उस पेन को बेचने का अधिकार होना चाहिए? क्योंकि मैंने उसके बारे में सोचा है, मैंने बनाया है उसको, क्या मुझे उसके सारे राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। अगर ऐसा हो जाए कि मैं उस पेन को मार्केट में लाऊं, 2 से 3 महीने बाद या 2 से 3 साल बाद मैं देखूँ कि एज इट इज उस पेन की कॉपी मार्केट में आने लगी है। अब क्योंकि मैंने वो पेन बनाया, मैं तो 1000 रुपये का बेचूंगा क्योंकि मेरे इतने वर्ष इसमें सालों की रिसोर्सेज उसमें गई हैं। बट सामने वाले ने तो कुछ नहीं करा, उसने जस्ट उस पेन को खोला, उसने देखा कि अच्छा ये मैकेनिज्म है इसका, चलो मैं भी इसको बना देता हूँ। वो आपको 100 रुपीज़ में देने लगेगा। अब आप 1000 रुपये का पेन खरीदोगे 100 रुपये का, 100 रुपये का, तो इससे आपका तो फायदा हुआ, बट मेरे क्रिएशन का क्या, मेरे 20 साल की रिसर्च का क्या होगा? मेरे क्रिएशन का तो नुकसान हो गया ना। तो अगर देश में ऐसा कानून नहीं होगा जो मेरे क्रिएशन को प्रोटेक्ट कर सके, तो क्या मैं मोटिवेट होऊंगा क्रिएट करने के लिए चीज़ों को? नहीं होऊंगा। मैं देखूंगा कि अरे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही अगर कंपनीज हैं, कंपनीज यहाँ पे प्लांट्स लगाती हैं, R&D करती हैं, रिसर्च करती हैं, वो ये ऑब्जर्व करेंगे कि यार हम रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है, चीज़ तुरंत कॉपी हो जा रही है। तो क्या कंपनीज यहाँ पे और पैसा डालना चाहेंगी? ऐसा नहीं होगा। तो जब कंपनीज यहाँ पे नहीं आएंगी तो हमें जॉब्स कैसे आएंगे? आप लोग भी अगर कल को कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप खोलना चाहोगे, आप लोग भी डिमोटिवेट हो जाओगे। सो अगर आईपी का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम देश में नहीं होगा, आईपी का एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम देश में नहीं होगा, सो ना किसी क्रिएटर को उसके क्रिएशन का प्रोटेक्शन मिलेगा, ना देश में जॉब जनरेट होंगे। सो आईपी एक तरीके से डायरेक्टली लिंक है आपके जॉब क्रिएशन से। सो ये इंपॉर्टेंस है आईपी का। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, अपने आइडियाज जनरेट करें, क्या पता आपके आइडिया से आपको एक प्रॉफिट कमाने का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया मिल जाए। अब डिफरेंट आईपीज इन अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी तक मैंने आपको 4-5 तरीके के आईपी बताए। अब ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग चीज़ों के अलग अलग आईपीज मिलते हैं। इस कोक का एग्जांपल यहाँ पे है कि जैसे कोक बना होगा, अब कोक तो अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका से इंडिया, मतलब वो लोग अपना प्लांट्स लगाएंगे। अब अमेरिका का कोक तो इंडिया में नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियसली तो टाइम लगता है, इंडिया में ही इनको कोक के प्लांट्स बनाने पड़ेंगे।
अब कोक का जो फ्लेवर है वो अमेरिका वाले जो कंपनी है वो यहाँ पे जो फ्रेंचाइज खोलेगी उसको देगी कि ये फॉर्मूला ऐसा है और आप इसको मार्केट में नहीं आने दोगे, तो वो चीज़ होती है ट्रेड सीक्रेट से प्रोटेक्ट। मैगी का जो प्लांट है, जो नेस्ले यहाँ की कंपनी है, वो वहाँ से मैगी इंपोर्ट नहीं करेगी यहाँ पे ही अपने प्लांट लगाएगी और यहाँ जो प्लांट लगाएगा उससे बोलेगी कि आप इसको बाहर मार्केट में नहीं आने दोगे। ये उसका ट्रेड सीक्रेट रहेगा। इसका जो लोगो है कोका कोला, आपने एज इट इज इसको सब जगह देखा होगा, लोगो ट्रेडमार्क रहेगा, बॉटल का शेप, उसकी डिजाइन, पेप्सी और कोक की बॉटल का शेप अलग अलग रहेगा। पेटेंट किसका हो सकता है? ये बॉटल जैसे बनी है, जो मशीनरी इसमें यूज हुई है, और कॉपीराइट उसका जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते हैं उसकी वेबसाइट पे जो कोका कोला के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कॉपीराइट्स के अंदर आता है। सो देयर आर डिफरेंट आईपीज इन अ सिंगल प्रोडक्ट। ये किसका एग्जांपल है बताइए? आईपैड नहीं है, मैंगो। सेम इज द केस विद मैंगो। इसका एक पर्टिकुलर बनावट है, उसकी डिजाइन में आता है। आप एप्पल का लोगो देखेंगे, जो हाफ कट एप्पल है, एप्पल का ट्रेडमार्क है वो। मैंगो का भी ट्रेडमार्क है, मैंगो के नाम से कोई और ब्रांड लैपटॉप का मार्केट में नहीं है। उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो अंदर उसके प्रोसेसर्स वगैरह यूज हुए हैं, पेटेंट्स के अंदर आते हैं। उसका जो यूजर मैनुअल है कॉपीराइट में आएगा, और जो इसके सर्किट्स होंगे छोटे-छोटे ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, वो उसका SICLD के अंदर आएगा। सो देयर आर डिफरेंट आईपीज इन अ सिंगल प्रोडक्ट। अब आईपी का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि मुझे मेरे क्रिएशन का प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो मैंने पेन बनाया उसको मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा है, मेरे परमिशन के बिना उसको कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो मैं दूसरों को एक्सक्लूड कर पा रहा हूँ। और इससे हो क्या रहा है, मेरे क्रिएशन का एक मार्केट बन रहा है, उस मार्केट के बेस पे मैं उसको यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, कमर्शियलाइज कर पा रहा हूँ और उससे पैसे कमा पा रहा हूँ। इन अ वे इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। अब आपको लगता है कि इंडिया में इनोवेशन की कमी है क्या? डज इंडिया लैक इनोवेशन? इनोवेशन या क्या कहते हैं, जुगाड़, अगर इसको सिंपल टर्म्स में बोलो तो वो तो हम लोग रोज अपने लाइफ में देखते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लासेस जब कोविड के टाइम चल रही थी, तो हर किसी के पास तो प्रोजेक्टर का मैकेनिज्म था नहीं। स्कूल कोचिंग्स में लोगों ने क्या किया, टीचर्स ने हैंगर की मदद से मोबाइल को कनेक्ट कर दिया और पर्पस सॉल्व हो रहा है ना, आपको पढ़ाना है, आप इजीली बच्चों तक अपने क्लास को रीच कर पा रहे हो। एक जुगाड़ निकाला उन्होंने और इस तरीके से मैकेनिज्म बनाया। वाह, ये भी एक जुगाड़ ही कह लीजिए। भाई गर्मी का सीजन आ रहा है और इसको चलना है धूप में, गर्मी को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट पंखे बंदी से बेस पे तो हवा आएगी। जुगाड़। अब ये तो देखिए, कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले सेल्फी कैमरे में देखते हैं ना कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। और हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो कई बार क्या है कि मिरर्स वगैरह भी नहीं होते हैं, तो ऐसा यूज कर सकते हैं। कभी घर की टंकी खराब हो जाए तो इन्होंने क्या किया कि एक पार्किंग स्टैंड बना लिया उसको। ये आपने मार्केट में देखा होगा कि कई बार जो आपको चाकू छुरी वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं। ये वंदे भारत बस हो गई, ठीक है। तो अब इस जुगाड़ से इनको तो फायदा हुआ, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, उनने इस प्रकार का एक मॉडल बना दिया तो इनकी बस तो चल जाएगी, क्योंकि लोगों को लगे कि कुछ नया है। बट क्या ये इसका पेटेंट या डिजाइन या कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मार्केट नहीं है। इस शेप की बस को पहली बात तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और टंकी का ये पर्पस तो नहीं है कि आप टंकी खरीदो और उसमें गाड़ी पार्क करो, है ना। अगर कोई इसका प्रोटेक्शन ले भी लेगा तो उसका फायदा क्या है? तो जुगाड़ और अपने इन्वेंशन या जुगाड़ और इनोवेशन में फर्क यही है कि इनोवेशन एक बड़े मार्केट को डील करता है। अब थोड़े इनोवेशन को हम लोग समझते हैं। ये 16 ईयर ओल्ड गुरसिमरन सिंह जी का एग्जांपल है यहाँ पे। इन्होंने 16 साल से तो बड़े आप सब लोग होंगे। यस सर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, दाढ़ी वाला, कि जो रिसर्च करने वाला हो। आपको एकदम आराम से आइडियाज लाने में। इन्होंने क्या किया, अभी तक ब्लाइंड पीपल के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग होता है। फील करके जो बड़े बड़े मतलब डॉट्स रहते हैं उनको फील करके हम लोग समझते हैं कि ब्लाइंड पर्सन समझता है कि लिखा क्या है। इन्होंने क्या किया, स्पेक्स के आगे कैमरा लगाया। स्पेक्स के आगे ब्लैक कलर का देख रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है। जब मैं बुक को खोलूंगा तो कैमरा उसको कैप्चर करेगा, कैप्चर करके वो इस माइक्रो प्रोसेसर में भेजेगा जो उनके कान के पास लगा हुआ है। और कान में ऐसे ऑडियो बुक
जो भी चीज़ है, जो भी सामने लिखा है, वो एज एन ऑडियो उसको कान में सुनाई दे। तो ये इनोवेशन हुआ। अभी तक जो हम देख रहे थे वो एक जुगाड़ हुई, ये क्या हुआ है, इनोवेशन हुआ, क्योंकि ग्रेटर पब्लिक गुड में ये चीज़ जा रही है, ब्लाइंड पीपल को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है, उनकी मदद कर पा रही है। साइलेंट अटैक डिटेक्टर, आकाश मनोज इसके इन्वेंटर हैं। देखिए हार्ट अटैक की समस्या तो आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत कॉमन है आजकल देश में, है ना, कि अच्छा खासा व्यक्ति रहता है बट पता नहीं सडनली क्या होता है, कोलैप्स होता है और इससे पहले कि कोई समझ पाए लाइफ खत्म हो जाती है पर्सन। सो इन्होंने इसमें एक प्रॉब्लम को देखा कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि अटैक्स को आइडेंटिफाई कर पाए। एक पैच बनाया, पैच को अगर मैं स्किन में लगाता हूं तो अटैक से कुछ समय पहले, 2-3-4 घंटे पहले जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो ये पैच मेजर करेगा और किसी कंट्रोलर को या किसी डिस्प्ले डिवाइस में दिखाएगा कि इनको अटैक आ सकता है। अब ये डिवाइस जब मार्केट में आएगी तो आप सोचिए कि लोगों की जान बच सकती है इससे। एक प्रकार का इनोवेशन हुआ। ये आप बता सकते हैं क्या है? पीनट बटर है, बट इसके ऊपर क्या लगा है? लॉक इसके नीचे क्या लगा है? लॉक, ताला। तो चलिए पीनट बटर हो गया, उसका ढक्कन हो गया। अब मैं पीनट बटर खरीद के लाऊंगा, मैं थोड़ी देर उसको ओपन करके खाया पिया, मैंने रख दिया। मेरे घर में और भी लोग हैं, वो उसको पूरा खत्म कर जाएंगे और मैं अपने लिए लाया था लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। तो क्यों ना एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए, एक ऐसा ताला का मैकेनिज्म बनाया जाए कि मैं इस डिवाइस को बंद करूं, ताला लगा दूं और अब सामने रख दूं कि अब आप खा के दिखाओ, ऐसे करके। चाबी तो मैं ले जाऊंगा ना, तो बस सबका नुकसान हो गया। तो ये जो चीज है, ये जो लॉक मैकेनिज्म है, ये पेटेंटेड लॉक मैकेनिज्म है ना। ये आप सोचिए कि पेटेंट ऐसा नहीं कि कुछ हाई फाई चीजों के लिए मिलेगा, सिंपल चीजों का पेटेंट मिलता है। ये स्मार्टफोन का एग्जांपल है। आप लोग बता सकते हैं कि स्मार्टफोन में कितने पेटेंट हो सकते हैं? आपके जो सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे, कैन यू टेल मी कि आपके एक स्मार्टफोन में कितने पेटेंट हो सकते हैं? अप टू 100, ओके, 1000 और इनफाइनाइट तो नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, देखिए किसी भी स्मार्टफोन में लगभग 2 से 2.5 लाख पेटेंट मौजूद होते हैं अलग अलग चीज़ों के, चाहे उसका डिस्प्ले हो, डिस्प्ले के रिगार्डिंग गोरिल्ला ग्लास आप लोग सुनते होंगे, वो ग्लासेस का, कैमरे का, स्पीकर का, वायरलेस जो अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं, ब्लूटूथ वगैरह का, टच मैकेनिज्म का, जो उसके अंदर का प्रोसेसर है, जीपीएस लोकेशन है ना। मान लीजिए सैमसंग का एक गैलेक्सी का फोन है, तो इसमें सारे कंपोनेंट सैमसंग के तो नहीं होते हैं। गूगल का एंड्रॉइड का उपयोग करेगा वो, जीपीएस का उपयोग करेगा वो, ब्लूटूथ का उसमें यूज होगा, एफएम के लिए कुछ वायरलेस एंटीना वगैरह होगा। सबको असेंबल करके जो फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा वो सैमसंग बनाएगा। तो यही मतलब चाहे ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे एनीथिंग, इस तरीके से काम करता है। लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, कंपनीज ये देखती हैं कि क्या ये मेरे काम का है, अगर ये काम का है तो उसको इसमें इंक्लूड कर दिया, एंड दैट्स हाउ थिंग्स गेट जनरेटेड। सो अब आते हैं हम लोग पेटेंट्स पे। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक लीगल राइट है जो एप्लीकेंट को दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? प्रोसेस और प्रोडक्ट विद न्यू इन्वेंटिव फीचर। आप कुछ नई और आविष्कारिक चीज बनाएंगे, उसका आपको पेटेंट मिलेगा। एक मोनोपोली का राइट देगा, अगर मैंने कुछ बनाया है तो उसका अधिकार, उसको बेचने प्रचार प्रसार का अधिकार मुझे मिलेगा। और पेटेंट एक टेरिटोरियल राइट है, अगर मैं पेटेंट के लिए इंडिया में अप्लाई करता हूँ तो जरूरी नहीं मुझे यूएस में या यूके में उसका पेटेंट मिले। पेटेंट इज गवर्न बाय लॉ, हर देश के कानून अलग अलग होते हैं। सो पेटेंट इज अ टेरिटोरियल राइट, एक लीगल राइट जो कि 20 साल के लिए वैलिड है। ये दोनों चीजें बता सकते हैं क्या है? नीचे और वो चीज क्राइटेरिया फॉर ऑब्टेनिंग पेटेंट: प्रोडक्ट और प्रोसेस, एनी आर्टिकल, apparatus, machinery, substance other than essential biological process। किसी को अच्छा दिखता है, कोई अच्छा सुन पाता है, उसका पेटेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अदर देन दैट आपको प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए पेटेंट मिलता है। देखिए पुराने टाइम में क्रिकेट में क्या होता था, अपने लकड़ी की बेल्स यूज होती थी,
अब थर्ड अंपायर कई बार डिसाइड नहीं कर पाते थे कि किस इम्पैक्ट पे बॉल विकेट को लगी है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एगेंस्ट कंपनी में जिंक बेल्स का निर्माण किया। जिंक बेल्स में क्या एलईडी की बेल्स लगा दी। एलईडी बेल्स की मदद से जस्ट जब भी बॉल विकेट पे लगेगा बेल्स लाइट अप हो जाएंगी, सो इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि किस मोमेंट पे बॉल इम्पैक्ट करी है। सेकेंडली जो इस क्रिकेट को देखने वाले हैं उनको भी एक एस्थेटिकली अच्छा लगेगा कि बेल्स लाइट अप हो रही है करके। सो जिंक बेल्स। सेकेंड जो है बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन का इलेक्ट्रिक बल्ब का पेटेंट की ड्राइंग है। उन्होंने जिस बल्ब की कल्पना अपने दिमाग में करी थी उसका एक ड्राइंग आपको दिखाया गया है। अब ये बल्ब एडिसन ने बनाया। एडिसन के बल्ब के बाद आप देखेंगे कि आज जो इल्यूमिनेशन की डिवाइसेस हैं उनको हम मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। डिम करना हो, बढ़ाना हो, एलेक्सा से बोल देते हैं कि ओपन द लाइट, क्लोज द लाइट, ये वो। तो बल्ब तो एक मार्केट में आ गया, बट इसमें कैसे इंप्रूवमेंट करते जाएं ये कंपनी सोचती है, लोग सोचते हैं और उस पर पेटेंट देते जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक नई ही चीज बनानी पड़े। एग्जिस्टिंग चीज को देखिए, उसमें धीरे धीरे इनोवेट करते जाइए। कंडीशंस क्या है? नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। नोवेल्टी क्या होती है कि कोई चीज नई होनी चाहिए, जो भी आप खोजें या जो भी आप इजाद करें वो नया हो। इन्वेंटिव हो, इन्वेंटिव कैसा? एग्जिस्टिंग चीज से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहे और उसके उस मॉडिफिकेशन को फायदा रहे। नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप। थर्ड है इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। जो भी आप सोचें, जो भी आप बनाना चाहें वो इंडस्ट्री में बन पाए। आप मन में कुछ भी सोच लें, ऐसा कुछ सोच लें कि जो बन ही ना पाए, उसका आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। तो देयर आर थ्री थिंग्स: नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। इसमें बता सकते हैं आप लोग क्या हो रहा है? हाँ, एक बैंड है, मोबाइल को एक बैंड से कनेक्ट करा गया है। बैंड जब भी मोबाइल को ऑपरेट करना हो तो बैंड को यूज करो, मोबाइल का आपके हाथ पे आ जाएगा, आप इजीली यूज कर लो। एग्जाम में जब कभी चीटिंग करने का रहे तो कितना अच्छा रहेगा ये मैकेनिज्म, है ना? तो इसको देखिए, इसके बारे में इसका भी पेटेंट है। हाँ, टेक्नोलॉजी है, इसके टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। मतलब मोबाइल से आप सीधे वायरलेस बैंड से कनेक्ट कर रहे हो, बैंड को जब जलाओगे तो यहाँ पे पूरा एक डिस्प्ले आ जाएगा, यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो अपने फोन इस तरीके से। तो बैंड में उतरवा देते हैं ना मेरे ख्याल से है, कंपनी में बताता है। ये देखिए, ये बता सकते हैं क्या हो रहा है? देखो, जरूरी नहीं कि आपको हार्ड एंड फास्ट चीजों का पेटेंट चाहिए हो, आप अपने घर के आसपास की समस्याओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चाकू हम सबके घर में होता है ना? आप क्यों ना उस चाकू में एक हीटिंग मैकेनिज्म लगा दूं। अगर मेरे को बटर खाना है तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बटर को मुझे फ्रिज से निकाल के बाहर रखना पड़ेगा, उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आए, या फिर मेरे को गैस पे उसको गर्म करना पड़ेगा। अब फ्यूल और टाइम की बचत के लिए एक चाकू बनाया गया, इसमें ब्लेड में हीटिंग मैकेनिज्म दिया गया। आप स्विच को ऑन करिए, इसकी मदद से ये हीटिंग मैकेनिज्म चालू हो जाएगा। आप स्लाइस करिए और हीटिंग मैकेनिज्म को बंद कर दीजिए। चाकू का यूज़ हो गया, और जब भी आप चाहिए होगा इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। सेकंड, एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर। अब मान लीजिए मुझे मोबाइल वहाँ पे रख के चार्ज करना है, तो या तो मुझे बड़ी सी केबल लेनी पड़ेगी, है ना, या फिर मुझे एक पावर बैंक लेना पड़ेगा ताकि मैं वहाँ उसको चार्ज कर सकूँ, फिर अपने मोबाइल में यूज़ कर सकूँ। तो एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई गई, फोल्डिंग मैकेनिज्म, कि इसको मैंने कनेक्ट करा, मैंने यहाँ पे मोबाइल रखा, मोबाइल रख के इसका पैड वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। मैं मोबाइल रखूँगा, मोबाइल को रख दूँगा, आराम से मोबाइल चार्ज हो जाएगा। एक फोल्डेबल चार्जिंग मैकेनिज्म। थर्ड, ये ग्रैहम बेल का टेलीफोन है। जिस तरीके से उन्होंने एक टेलीफोन की कल्पना करी होगी, आज हमारे पास स्मार्टफोन है, उस टेक्नोलॉजी से आज हम यहाँ तक आ गए। एक ब्लूटूथ का जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग का है, उसका ये पेटेंट दिया गया है। सो दीज आर वेरियस एग्जांपल्स। ट्रैफिक सिग्नल्स जो कि हम देखते हैं 1923 में वो पेटेंट करे गए थे। इसमें यह बताया गया है कि इनोवेशंस जो है इन अ वे हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं, सेफ बनाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी सुसाइड फैन। इसके बारे में सुना है किसी ने? अब फांसी लगाना मुश्किल हो जाएगा इससे। इसमें क्या करा गया है? डॉक्टर हरेश शर्मा ने इसको खोजा है जबलपुर के। यूजुअली हम पंखे देखते हैं तो एक रॉड से फैन की मोटर लगी रहती है। इन्होंने क्या किया कि एक
स्प्रिंग एंड कॉइल मैकेनिज्म बनाया है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग बंद रहेगी, जब कोई इसमें लटकने की कोशिश करेगा तो पंखे का वेट बढ़ेगा तो स्प्रिंग खुल जाएगी, पंखा नीचे गिर जाएगा, और जो भी फांसी लगाना चाहेगा बच जाएगा। तो ये भी एक रेवोल्यूशनरी चीज ही है कि सुसाइड प्रिवेंट करेगी। अब ये कुछ चीजें हैं जिनका पेटेंट नहीं मिलता है। जब भी आप लोग पेटेंट के क्षेत्र में जाएं तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 को जरूर पढ़ें। एनीथिंग बेसिकली जो कि पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करे। आप मान लीजिए कोई ऐसी बंदूक बनाते हो कि एक बार आपने फायर किया, चारों दिशाओं में बंदूक चली गई, है ना? कर सकते हैं करने वाले लोग, तो उसका पेटेंट नहीं मिलता है ना? उस टेक्नोलॉजी को आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ये देश के खिलाफ है या देश की सिक्योरिटी के खिलाफ है। तो सेक्शन 3 सेक्शन 4 में कई सारी चीजें हैं जो आप एक बार स्टडी कर लें। कल को आपको इसके लिए अप्लाई करना हो तो आप ये जरूर देख लें कि ये कहीं इस दायरे में आ तो नहीं है। ये आपके पेटेंट फाइलिंग की फीस है। इसको आप हमारे वेबसाइट पर रेफर कर सकते हैं। whenever you pursue in this field, फॉर्म 1, 2, 3, 5, 18 ये कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं, और एक बार आपको पेटेंट मिलेगा तो आपको ब्लू कलर का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिजाइन्स। पेटेंट्स क्या रहता है? एक वर्किंग प्रिंसिपल, प्रोडक्ट प्रोसेस उसके लिए दिया जाता है। डिजाइन आपके आउटवर्ड अपीयरेंस के लिए दिया जाता है। माइक के अंदर का जो मैकेनिज्म है उसका पेटेंट होगा, बट माइक दिख कैसा रहा है उसका डिजाइन होगा। प्रोटेक्शन इज फॉर फीचर्स 2D या 3D शेप्स जो कि आउटवर्ड अपीयरेंस को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट 20 साल के लिए वैलिड था, डिजाइन 15 साल के लिए वैलिड रहता है। आपने देखा होगा कि जो मोबाइल से अलग अलग ब्रांड आते हैं, कोई दो मोबाइल एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग मोबाइल। तो डिजाइन क्या है? फीचर्स, शेप्स, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न। बेसिकली हम आंख से जज करके पहचान पाए कि अच्छा ये इसकी बनावट है, अच्छा ये इससे अलग दिखेगी कि एक जैसी दिख रही है। तो अपीयरेंस से रिलेटेड होती है डिजाइन। ये इसकी डेफिनेशन है। फीचर, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट अप्लाई टू एन आर्टिकल वेदर इन 2D और 3D फॉर्म्स बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस मींस। फाइनली इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फिनिश्ड आर्टिकल है वो हम देखकर जज कर सकें कि वो क्या है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ज्वेलरी का एग्जांपल है। आप ऑटोमोबाइल्स के अलग अलग ब्रांड देखेंगे, आपको कोई दो ऑटोमोबाइल जैसे नहीं दिखेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में रहेगा। सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स, आपके पानी के बॉटल तक के जो ब्रांड्स हैं, बिस्लरी, एक्वाफिना, वो भी आपको अलग अलग दिखेंगे। ये भी मतलब डिजाइनर लहंगा है उसकी बात कही गई है, आपने सुना होगा। इसमें वो बोलता है मनीष मल्होत्रा का कलेक्शन है करके। तो जो फैशन डिजाइनर्स हैं वो भी जब कोई फैशन मतलब प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो डिजाइन के अंदर आता है। घड़ी है, अपने अलार्म क्लॉक है, आर्टिक की बोतल, नीलकमल चेयर्स, ये सब जो भी हमको दिखते हैं, हम देख के पहचान पा रहे हैं, डिजाइन के अंदर है। तो डिजाइन का इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई अगर आप मार्केट में कुछ खरीदने जाएंगे, कोई गाड़ी खरीदने जाओगे तो आप सबसे पहले उसका लुक देखते हो कि ये अच्छी दिख रही है कि अच्छी नहीं दिख रही है। सो डिजाइन एक कस्टमर के माइंड में इम्पैक्ट डालता है, फर्स्ट इम्पैक्ट डालता है, और एक यूएसपी बनाता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसा है, अच्छा है कि बुरा है। यहाँ पे साड़ी का एग्जाम्पल है, डिजाइनर साड़ी सुनी होगी। खिलौने का एग्जाम्पल है, पेन का एग्जाम्पल। डिजाइन प्रेजेंट्स डुप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका डिजाइन आप रजिस्टर नहीं करवा सकते हो। भारत के झंडे को अगर आप बना लोगे तो आप उसका डिजाइन रजिस्टर नहीं करवा पाओगे, बिकॉज साइंस, एम्ब्लेम्स एंड फ्लैग को उसमें नहीं करवा सकते। किसी चीज़ को छोटा बड़ा करके आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। कोई आपका घर है, आपके पड़ोसी ने आपके जैसी घर बना लिया तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऐसा घर मेरा है, तुमने क्यों बनाया। लेआउट ऑफ आईसीज एंड एनी प्रिंसिपल मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, 4-5 चीजों का है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ये डिजाइन के फायदे की चीज। वंस यू गेट योर डिजाइन रजिस्टर्ड, आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का मिलेगा। थर्ड आता है ट्रेडमार्क। अब ये सारे ब्रांड्स पहचानते हैं आप लोग? कौन कौन से? ऊपर वाला कौन सा है? डोमिनोज, पिज़्ज़ा, और ये नीचे गूगल, एसबीआई, नाइकी। सो
येलो वाला क्या है? साइड नंबर वो तो साइड का नंबर है यार। तो ट्रेडमार्क का इम्पोर्टेंस ये है कि आपका जो ब्रांड है आप उसको एक लोगो या शब्द के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पाते हो। ट्रेडमार्क इज वर्ड नेम सिंबल डिवाइस जो कि आपके गुड्स को दूसरे के गुड्स या सर्विस से अलग रखती है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? आप अपने ब्रांड की रेपुटेशन बनाते हो और कस्टमर्स को एक एश्योरेंस रहती है। पिज्जा खाना है तो किसका खाऊंगा? डोमिनोज का खाऊंगा या पिज्जा हट का खाऊंगा। ये कस्टमर के मन में इम्पैक्ट रहता है। ये सारे पहचानते हो आप लोग? नहीं होता? मैकडॉनल्ड का हो गया, हिमालयन फायर हो गया, मूवी का हो गया, सबका जाना TVS, ये वाला इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये NABH क्या होता है? नेशनल हॉस्पिटैलिटी बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। नहीं यार वो नहीं स्ट्रक्चर ये इसका है। ये टॉम एंड जेरी के समय पे स्टार्टिंग तो वेरियस काइंड ऑफ ट्रेडमार्क्स है। किसी किसी में ब्रांड का नेम लिखा है, किसी किसी में सर्टिफिकेशन मार्क है, साउंड मार्क है, लॉ एंड रोर कर रहा है, एक साउंड मार्क है, लोगोज हैं, मूविंग मार्क्स हैं। ये सब ट्रेडमार्क के सब्जेक्ट मैटर रहते हैं। आप देख के पहचान पाओगे कि ब्रांड कौन सा है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेडमार्क है कि नहीं है? ब्रांड्स के नेम में कई बार आप देखेंगे छोटा सा आर लिखा रहता है। आर का मतलब है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है ना? टी कोड के उसमें भी आर लिखा है। अब एक कंपनी के मल्टीपल ब्रांड्स भी हो सकते हैं। टी कोड का डोनियर है तो टी कोड भी रजिस्टर्ड है, डोनियर भी रजिस्टर्ड है। सो जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है तो आप उसको छोटे आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अनरजिस्टर्ड या जिसका एप्लीकेशन पेंडिंग है उसको TM से दिखा सकते हैं। अब एक अच्छा ट्रेडमार्क क्या हो सकता है? देखिए इसमें होंडा और हुंडई दो कार के ऑटोमोबाइल्स के अलग अलग ब्रांड हैं। दोनों में H आता है पर दोनों का H अलग अलग है। ऐसा नहीं दिखेगा कि होंडा हुंडई का कॉपी कर रहा है, हुंडई होंडा का कॉपी कर रहा है। तो एक ट्रेडमार्क की खासियत ये होती है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यानी कि उस क्षेत्र में कई सारी चीजें हों बट जो आप बना रहे हो, जो आपका मार्क हो डिस्टिंक्ट हो, डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। 7 और स्प्राइट का आप एग्जांपल लीजिए, दोनों में लेमन लिख रहा है, यानी मार्क देख के मैं पहचान पा रहा हूँ कि एक ऐसी ड्रिंक होगी जिसमें लेमन का उपयोग हो। ऑनेस्टली अडॉप्टेड और पॉइंट। और आप लोग कल को कोई स्टार्टअप खोलें या कुछ इस क्षेत्र में जाएं तो एक बार सर्च कर लें कि आप जिस मार्क को बना रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है या उसके जैसा कोई चीज एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है मार्केट में। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। देखिए फेविकॉल का जो ब्रांड है उसमें तो हाथी जुड़े हुए हैं, तो देख के पता चल रहा है कि कुछ एडेसिव चीज है। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल रहता है ना, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप करवाएं, क्योंकि कल को कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप जाएंगे तो आपके पास एक वैलिड प्रूफ रहेगा गवर्नमेंट का कि ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क जो है ये रूल्स और इसके एक्ट है जिसके तहत ये प्रोटेक्ट होते हैं। इनिशियली ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए होता है, बट ट्रेडमार्क जब तक आपका ब्रांड चलता है तब तक इट विल बी वैलिड। ये आपके ट्रेडमार्क की फाइलिंग की फीस है। नेक्स्ट आता है कॉपीराइट। पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क के बारे में हमने समझा। अब कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट एक आपके वर्क को कवर करता है, चाहे वो आप कुछ लिखें, चाहे कुछ गाना बनाएं, गाने को परफॉर्म करें, कुछ म्यूजिक बनाते हैं आप लोग, लिटरली आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, वर्क ऑफ आर्किटेक्चर, सिनेमेटोग्राफी, सब चीजें कॉपीराइट्स के अंदर आती हैं। ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉपीराइट वर्क्स हैं। चाहे आपका म्यूजिक आप बना रहे हो, चाहे अपने फोन से फोटो खींच रहे हो, जो एंड्रॉइड ऐप्स या कंप्यूटर की कोडिंग कर रहे हो वो भी कॉपीराइट के अंदर आएगा। वेबसाइट की आपकी डिजाइन कैसी है, वीडियो आप लोग कैप्चर करें, ड्रामेटिक्स, कोरियोग्राफी, मूवीज, लिटरेरी वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, ये सब कॉपीराइट्स के अंदर आता है। आप किसी भी बुक में देखेंगे सेकंड या फर्स्ट पेज पे एक कॉपीराइट का ये डिस्क्लेमर दिया रहता है कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, नो पार्ट ऑफ दिस पब्लिकेशन में बी रिप्रोड्यूस्ड। अगर आपने किसी दुकान से कोई किताब खरीदी है तो वो स्ट्रिक्टली आपके यूज के लिए है, आप उसको फोटोकॉपी करके या किसी को फोटो खींच के नहीं भेज सकते हो।
है ना, इनकेस आप ऐसा फॉरवर्ड करते पकड़ा गए तो आपको जेल हो सकती है। सेकेंड एक स्वदेश मूवी का सीन है, सिनेमेटोग्राफी जो है वो भी कॉपीराइट से अंदर कवर होती है। कॉपीराइट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द वर्क इज क्रिएटेड। अनऑथराइज्ड कॉपीइंग और रिप्रोडक्शन से इन्फ्रिंजमेंट होता है। अनऑथराइज्ड भी आप किसी चीज को कॉपी करेंगे, आपको सामने वाला इन्फ्रिंजमेंट का सूट फाइल कर सकता है। बट एक फेयर डीलिंग के तहत कॉपीराइट अलाउ रहता है कि अगर किसी, जैसे मेरी स्लाइड में लिखा है कि कंटेंट यूज्ड इन स्लाइड्स इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मेरा इससे कोई फायदा नहीं है, तो एक फेयर डीलिंग के तहत कॉपीराइट का वो क्लेम डिसअलाउ हो जाता है। कॉपीराइट आपके एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करता है, आइडियाज को प्रोटेक्ट नहीं करता है। आपके एक्सप्रेशन को आप कागज पे उतार पाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आपने मन में सोच लिया कुछ और उसको कॉपीराइट करवाने लिखना पड़ेगा आपको। ये कॉपीराइट के तरह तरह के जो राइट्स हैं उसका टर्म ऑफ प्रोटेक्शन है। बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका लाइफ टाइम प्लस उसके बाद के 60 साल तक कॉपीराइट वैलिड रहेगा आपके क्रिएशन के लिए। इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अगर आपने कभी ऐसा कुछ किसी दूसरे का कुछ चुराया होगा तो आपको ऐसा कॉपीराइट का स्ट्राइक होकर क्लेम आया होगा। कई बार क्या रहता है कि जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो दूसरे का कंटेंट चुराते हैं, म्यूजिक चुराते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो पे या इंस्टाग्राम पोस्ट पे करेंगे। सामने वाला जब भी इसको ऑब्जेक्ट करता है तुरंत ही ये कंपनी उसको हटा देती है, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आना मतलब कंपनीज के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो रजिस्ट्रेशन इसका भी मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको कराएं ताकि कार्ड को आप कोर्ट ऑफ प्रॉमिस को प्रूव कर पाएं। ये तरह तरह के कॉपीराइट्स के फाइलिंग की फीस है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई। अभी तक के जो 4 राइट्स थे, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडिविजुअल से रिलेटेड भी हो सकते थे, कंपनी से रिलेटेड भी हो सकते थे। जीआई लेकिन एक एसोसिएशन से रिलेटेड होता है। Geographical indication is a sign used on the products that have a specific geographical origin। एक क्षेत्र की खासियत जो कि कोई फ्लेवर हो या कोई हैंडीक्राफ्ट हो उस क्षेत्र में पाया जा रहा हो और कहीं नहीं पाया जाता हो, उसको सरकार जीआई टैग के लिए कंसीडर करती है। ये मैंगोज आप बता सकते हैं कहाँ से हैं? नागपुरी तो संतरे रहते हैं, रत्नागिरी के मैंगोज हैं। अब जीआई क्या है कि इट इज ग्रांटेड प्राइमरीली टू फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नेचुरल गुड, हैंडीक्राफ्ट। तो फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, नेचुरल गुड्स हो या हैंडीक्राफ्ट हो, तो उसके लिए आपको जीआई मिल सकता है आपके ग्रुप ऑफ एसोसिएशन को। ये वाला एग्जांपल आपको पता है कौन सा है? पेंटिंग्स का है। कहाँ की पेंटिंग है? बिहार की मधुबनी पेंटिंग्स है। ये मध्य प्रदेश के कुछ जीआई टैग्स हैं। चंदेरी साड़ी, कड़कनाथ मुर्गा, चिन्नौर चावल, बाघ प्रिंट, माहेश्वरी फैब्रिक, रतलामी सेव, नथिया टिकन बड़ के मेटल वेयर। ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जीआई टैग्स हैं। जीआई के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? एनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, प्रोड्यूसर्स या अथॉरिटी। सिंगल व्यक्ति को जीआई नहीं मिलेगा, एसोसिएशन को जीआई मिलेगा। और जीआई का फायदा क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट कल तक लोकली प्रोड्यूस हो रहा था उसमें ग्लोबल ब्रांडिंग मिलेगी, ग्लोबल इमेज मिलेगी कि ये क्षेत्र की खासियत है। तो इट प्रमोट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड हेल्प इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जीआई के, पता लगता है क्या क्या है? दार्जिलिंग की चाय है, ताजमहल है, ताजमहल का लेकिन जीआई नहीं है। ताजमहल में जो मार्बल्स हुए हैं उनका जीआई है। कठपुतलियां और कांचीपुरम की सिल्क साड़ीज का एग्जांपल दिया गया। हाँ, ये कुछ और जीआई टैग्स हैं। आप लोग गूगल पे जाके एक बार जरूर जीआई टैग ऑफ इंडिया जो तरह तरह के उनका सर्च करें। फायदा यही है कि एक क्षेत्र की खासियत है, एक क्षेत्र का जो लोकल नॉलेज है वो इंटरनेशनल लेवल तक आप पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट SICLD। SICLD जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल या लैपटॉप्स या टेलीविजन में छोटे सर्किट्स का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का। वो सर्किट्स में कहाँ क्या चीज़ है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, उनका प्रोटेक्शन आपको SICLD के अंदर मिलेगा। इसका आप पेटेंट नहीं ले सकते, इसका आपको SICLD का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब इसको नापने के लिए किसी देश में इनोवेशन कितना है उसको नापने के लिए WIPO की संस्था है, वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हर साल निकालती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी कंट्री रैपिडली इंप्रूव करती जा रही है। 81st रैंक हमारी 2015 में थी, नाउ वी आर एट 40th पोजीशन 2022 की रैंकिंग। एंड सूनर और लेटर मे बी इन 2-3 years टाइम
We wish to be in top 10 Global Innovation Index. So finally, IP everywhere. आप लोग बता सकते हैं इस रूम में क्या क्या IP है? एवरीवेयर है, लेकिन क्या क्या इस रूम में क्या क्या IP हो सकता है? सर लोगो, हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो। हाँ, वो भी हो सकता है। और देखो, ये पंखा भी किसी का IP है, कंप्यूटर जिसका उस पे लोगो बना हुआ है, प्रोजेक्टर किसी का IP होगा, चेयर्स टेबल्स किसी का IP होगा, बिल्डिंग मटेरियल जिससे बिल्डिंग बनी है वो किसी का IP होगा। आपके बॉडीज को छोड़ के यहाँ पे हर चीज एक IP है, चाहे आप जो कपड़े पहने उसका फैब्रिक, चाहे जूते वूते, एवरीथिंग इज समबडीज IP. So IP is everywhere. So finally हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, पेटेंट्स आपकी इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करेगा। जब भी आप कुछ टेक्नोलॉजी खोजेंगे उसका प्रोटेक्शन आप कैसे लेंगे? पेटेंट से। डिजाइन आपके आउटवर्ड लुक को प्रोटेक्ट करेगा। कोई चीज की डिजाइन कैसी है, बनावट कैसी है, वो डिजाइन के अंदर आएगी। ब्रांड का नाम ट्रेडमार्क के अंदर आएगा। जो आप वर्क करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे, म्यूजिक बनाएंगे, कुछ लिखेंगे, कॉपीराइट्स के अंदर आएगा। SICLD आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स को प्रोटेक्ट करेगा और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आपके क्षेत्र विशेषता को प्रोटेक्ट करेगा। ये उस वाली रूम की है? वैलिडिटी, पेटेंट 20 साल के लिए वैलिड है, डिजाइन 15 साल के लिए, ट्रेडमार्क हमेशा, GI हमेशा, कॉपीराइट आपका लाइफ टाइम प्लस लाइफ टाइम के बाद के 60 साल कॉपीराइट वैलिड रहेगा। अप्लाई कौन कर सकते हैं? तो खुद अप्लाई करिए या अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से अप्लाई करवाइए। ऑल IP राइट्स आर टेरिटोरियल, सारे राइट्स क्षेत्र विशेष, ऑल IP राइट्स आर टेरिटोरियल। जब भी आपके मन में कोई आइडिया आता है तो आप किसी दोस्त को बताने के बदले पहले उसे खुद प्रोटेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ बनाने का सोचना चाह रहे हो कि इसको मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, आप अपने दोस्त को बताएं, वो अपने दोस्त को बताए, ऐसे करके कहीं ऐसे पर्सन तक पहुंच जाए कि वो उस चीज को क्रिएट कर ले आपके क्रिएट करने से पहले। सो फर्स्ट प्रोटेक्ट देन पब्लिश। राइट्स आर टेरिटोरियल, रजिस्ट्रेशन इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राइट्स एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं और कुछ रिन्यूअल फीस इसके लिए। सो एक क्विज के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म करेंगे। जो भी हमने सीखा है इसके बारे में आपने एग्जांपल दीजिए। चलो, इसमें आप कौन कौन से फेमस ट्रेडमार्क को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? बहुत सारे इसमें ब्रांड के नाम दिए हुए हैं। पेप्सी, अमूल भी है। अमूल, और डेटॉल, और कौन सा? लक्स, गोल्ड, बबूल है। हाँ, अमूल, ओके, लक्स भी है, और बाटा भी है, चलो आंसर है पेप्सी, कैडबरी, लिंक, हॉर्लिक्स, किसी ने बताया, बाटा, बबूल। इसके बारे में मुझे बताइए। मैंने अगर कोई पेंटिंग बनाई है तो मैं उसका प्रोटेक्शन कैसे लूंगा? कॉपीराइट से। इसका प्रोटेक्शन मैं कैसे लूंगा? मैंने एक स्टैच्यू बना दिया, डिजाइन बना दिया, एक चीज को मैंने बना के रख दिया। ये तो मेरी पेंटिंग थी, कागज पे थी, लेकिन इसको तो मैंने बनाया स्कल्पचर को। जो स्कल्पचर में बनाऊंगा, जिसको मैं देख के पहचान पा रहा हूँ, डिजाइन, ये कहीं में आएगा? डिजाइन, डिजाइन भी आएगा, ट्रेडमार्क भी आएगा, लोगो भी है और उसकी बनावट भी है। ये ट्रेडमार्क है, ब्रांड का नाम है। और ये डिजाइन, ट्रेडमार्क भी आ सकता है, डिजाइन भी आ सकता है, बॉटल भी है, उसका नाम भी दे रहा है। पेटेंट इसमें कुछ नहीं है। पेंटिंग अगर आर्टिस्ट कोई बनाता है उसका प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा उसको? कॉपीराइट से। अगर फैशन डिजाइनर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है तो उसका प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा उसको? डिजाइन से, है ना? वो कपड़ा बना रहा है, कपड़े पे कुछ डिजाइन उतार रहा है। अगर किसी बाइक में कोई डिस्प्ले की नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो कैसे प्रोटेक्ट होगा? पेटेंट से, टेक्नोलॉजी है वो। इसमें से GI कौन सा है? BMW का GI है, ओके। ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट क्या होता है इन चारों चीजों में से? लोगो, पेटेंट कितने साल तक वैलिड है? 30 साल तक। अगर आपने कोई कहानी लिखी है तो उसको आप कितने दिन बताओगे?
अगर कंपनी ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है वो उसको कैसे बचाएगी? पेटेंट पेटेंट चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।